तो आज अपन चैप्टर करेंगे फॉरेन कंपनीज, मतलब कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, चैप्टर 11। तो सबसे पहले सेक्शन 242 फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनियां बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ या फिर उसके एजेंट के थ्रू फिजिकली या फिर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, और वो कंडक्ट करता है बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में इन एनी अदर मैनर। कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनी रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब कि कैरिंग आउट बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली वेदर मेन सर्वर इंस्टॉल है या नहीं, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू पहला B2B एंड B2C ट्रांजेक्शन, डेटा इंटरचेंज एंड अदर डिजिटल सप्लाई ट्रांजेक्शंस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट बोलता है कि ऑफरिंग टू एक्सेप्ट डिपॉजिट या फिर इनवाइटिंग डिपॉजिट और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फॉर द एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और सब्सक्रिप्शन इन सिक्योरिटी इन इंडिया या फिर जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया रहेंगे उससे। थर्ड पॉइंट बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेब बेस्ड मार्केटिंग, एडवाइजरी एंड ट्रांजैक्शन सर्विसेज, डेटाबेस सर्विस एंड प्रोडक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फोर्थ ऑनलाइन सर्विस जैसे कि टेली मार्केटिंग, टेली कम्युनिकेटिंग, टेली मेडिसिन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसर्च एंड ऑल रिलेटेड डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज कंडक्टेड बाय ईमेल, मोबाइल सर्विस, सोशल मीडिया, क्लाउड कंप्यूटिंग, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट, वॉइस और डेटा ट्रांसमिशन या फिर अदरवाइज। इसका एक्सप्लेनेशन है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस लॉज इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑफरिंग ऑफ सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन देयर ऑफ या फिर लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटी इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अप टू सेक्शन 18 ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ एक्ट 2005 शैल नॉट बी कंस्टिट्यूट एज इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब इसको फॉरेन कंपनी नहीं बोलेंगे फॉर द पर्पज ऑफ 242 ऑफ द एक्ट। फिर उसके बाद एप्लीकेशन 379 एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी। एप्लीकेबिलिटी क्या है, 380 से 386 जो है बहुत इंक्लूसिव एंड 392 एंड 393 अप्लाई हो गए सारे फॉरेन कंपनी को, और जो 242 है वो अप्लाई होगा टू द कंपनी फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंपनी, और इसको इस चैप्टर से कंप्लाई करना है। फिर उसके बाद फॉरेन कंपनी विद द इंडियन शेयर होल्डिंग। तो यहाँ पे बोला है कि जहाँ पे नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप कैपिटल, मतलब कि 50% या उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, नॉट लेस देन 50% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, वेदर इक्विटी हो या प्रिफरेंस या फिर पार्टली इक्विटी पार्टली प्रिफरेंस ऑफ अ फॉरेन कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया and is held by one or more person of citizen of India, one or more company or body corporate incorporated in India। ये डिस्ट्रैक्ट हो गया यार बीच में नोटिफिकेशन। तो ये इट इज़ हेल्ड बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया और बाय वन और मोर कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और बाय वन और मोर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड वन और मोर कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, वेदर सिंगली या फिर एग्रीगेट में ये जो फॉरेन कंपनी है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा प्रोविज़न ऑफ चैप्टर 22 एंड सच अदर प्रोविज़न इस एक्ट के जो भी प्रिस्क्राइब्ड होंगे विथ रिगार्ड टू द बिजनेस कैरिड ऑन बाय इट इन इंडिया एज इफ इट वर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। फिर इसके बाद अपना सेक्शन 380 डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर्ड टू ROC बाय द फॉरेन कंपनी। सेक्शन 380 जो ROC क्या क्या फाइल करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए 380 सब सेक्शन 1 एवरी फॉरेन कंपनी जो है वो 30 दिन के अंदर स्टैब्लिश होने के बाद रजिस्टर को या फिर CRC सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर को डिलीवर कर देगी सारे डॉक्यूमेंट्स। पहला सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर स्टैट्यूट्स में MOA ऑफ द कंपनी और अदर इंस्ट्रूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूट या फिर डिफाइन करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, और अगर इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसका सर्टिफाइड ट्रांसलेशन इंग्लिश लैंग्वेज में। फुल एड्रेस ऑफ द रजिस्टर और प्रिंसिपल ऑफिस मतलब फॉरेन कंपनी का जो है वो ऑफ द कंपनी, लिस्ट ऑफ द डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी जो कंटेन करते पर्टिकुलर एज में भी प्रिस्क्राइब दिया रूल्स के अंदर कंपनी रजिस्ट्रेशन फॉरेन कंपनी रूल 2014 के अंदर। पर्सनल नेम, सरनेम, एनी फोरनेम, नेम एंड सरनेम इन फुल, फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी अगर वो प्रेजेंट नेशनलिटी इज़ नॉट द नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन, मतलब वो इफ़ द प्रेजेंट नेशनलिटी इज़ नॉट द नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन तो इज़ नेशनलिटी ऑफ ओरिजिन, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो जिधर का है वो नेशनलिटी। पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू एंड कंट्री ऑफ इशू, इनकम टैक्स परमानेंट, पैन नंबर अगर एप्लीकेबल है, ऑक्यूपेशन इफ एनी अगर एप्लीकेबल है,
अदर डायरेक्टरशिप इन एनी अदर इंडियन कंपनी, DIN नेम, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर या फिर of the company, or in case of holding directorship, other directorship held by the member for secretary only, membership number, email ID. फिर उसके बाद 4 name and address of person resident in India authorized to accept on behalf of the company services of process and any other notice or other document required to be served by the company. फिर उसके बाद full address of the office of the company, जहाँ पे फुल एड्रेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कंपनी इंडिया के अंदर जो डीम टू बीच प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, पर्टिकुलर ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ऑन अर्लियर लोकेशन, अगर वो बिजनेस कभी चालू किया था, बंद हुआ था इंडिया के अंदर, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन। और ये जो है ना रेजिडेंट इन इंडिया ऑथराइज, मतलब कि इंडियन एजेंट ऑफ फॉरेन कंपनी। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना डिक्लेरेशन दैट नन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव मतलब इंडियन एजेंट ऑफ फॉरेन कंपनी, ये दोनों ने इन इंडिया एज एवर बीन कन्विक्टेड और डिबार्ड फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड मैनेजमेंट इन इंडिया या फिर अब्रॉड। डिक्लेयर करना है कि नन, मतलब इसमें से कोई भी ये सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसका डिक्लेरेशन चाहिए। एनी अदर इन्फॉर्मेशन एज में प्रिस्क्राइब। फिर उसके बाद वही पर कंटिन्यू सेक्शन 380 सबसेक्शन 1 का एप्लीकेशन टू ROC इन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट 380 के अंदर है तो CRC, अदर डॉक्यूमेंट है तो ROC हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली। तो जो भी अबव इंफॉर्मेशन अपन ने दिया था उसको फाइल करना रजिस्टर्ड CRC के साथ 30 दिन के अंदर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया फॉर्म FC1 के अंदर। और एप्लीकेशन होगा वो सपोर्टेड होगा विद द अटेस्टेड कॉपी ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द RBI अंडर द फैमा के हिसाब से अप्रूवल या फिर रेगुलेशन या फिर अदर रेगुलेटर जैसे ईडा वगैरह, जिस भी अथॉरिटी के थ्रू आ रहे उसका अप्रूवल चाहिए अपने को। उसके बाद और डिक्लेरेशन फ्रॉम द ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच फॉरेन कंपनी दैट नो सच अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड। अगर अप्रूवल नहीं रिक्वायर्ड है तो उसका डिक्लेरेशन दो जो बोल रहा है। फिर इसके बाद एनी डॉक्यूमेंट विच एनी फॉरेन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर टू द रजिस्टर शैल बी डिलीवर टू द रजिस्टर हैविंग जुरिसडिक्शन ओवर न्यू दिल्ली, वो जो स्टार्टिंग में बोला वो वाला। फिर फॉरेन कंपनी शैल इमीडिएटली इंटीमेट करेगा ROC को अगर वो अपने ऑपरेशन सीज कर देता है इंडिया में। आफ्टर विच द ऑब्लिगेशन ऑफ फॉरेन कंपनी टू डिलीवर एनी डॉक्यूमेंट टू द रजिस्टर शैल सीज। इंटीमेशन ऑफ अल्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर कोई अल्ट्रेशन हो रहा है या फिर अकर हो रहा है इन द डॉक्यूमेंट जो डिलीवर किया है रजिस्टर को या फिर CRC को, तो फॉरेन कंपनी 30 दिन के अंदर उस अल्ट्रेशन के बाद रजिस्टर CRC को रिटर्न करेगा, रिटर्न भेजेगा कंटेनिंग पर्टिकुलर ऑफ अल्ट्रेशन फॉर्म FC2 के अंदर। फिर आता है सेक्शन 381 अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। फिर इसके बाद फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द ROC। एवरी फॉरेन कंपनी फॉर ईच कैलेंडर ईयर, मतलब सारी जो भी फॉरेन कंपनी है वो हर कैलेंडर ईयर के लिए बनाएगी बैलेंस, मेक आउट अ बैलेंस शीट एंड P&L ऑफ द होल कंपनी, जिसमें पर्टिकुलर जो भी है सब कुछ अटैच होना चाहिए डॉक्यूमेंट वगैरह, एंड वो डिलीवर करेगी ROC को। फिर उसके बाद अदर फाइलिंग इन द फॉरेन कंपनी रिलेटेड टू अकाउंट्स। अदर फाइलिंग क्या क्या फॉरेन कंपनी प्रिपेयर करेगी FS ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3, और वो भी शेड्यूल 3 एज नियर टू एज पॉसिबल फॉर द ईच फाइनेंशियल ईयर। जितना पॉसिबल है हर फाइनेंशियल ईयर के लिए उसको बनाना पड़ेगा अपने इंडियन बिजनेस ऑपरेशन का शेड्यूल 3 के हिसाब से। तो उसमें पहला डॉक्यूमेंट अनेक शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर 9 के हिसाब से, मतलब वो जो अकाउंट्स ऑफ कंपनी है ना उसके हिसाब से। फिर डॉक्यूमेंट ऑफ द लेटेस्ट CFS कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट फॉरेन कंपनी, और उसके बाद जहाँ पे कंट्री वेयर द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द फॉरेन कंपनी सिचुएटेड। फॉरेन कंपनी हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया may not necessarily follow financial year of 31st March every year, provided उसने obtain किया रिक्विजिट अप्रूवल फ्रॉम द CG। और एवरी फॉरेन कंपनी जो है वो सेंड करेगा ROC को कॉपी फॉर्म FC3 के अंदर लिस्ट ऑफ ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस स्टेब्लिश्ड बाय द कंपनी इन इंडिया एज एट द बैलेंस शीट डेट। इफ एनी फॉरेन कंपनी सीजेस टू ऑपरेट इन इंडिया तो उसको इन्फॉर्म करना है ROC को। फर्दर जो फॉरेन कंपनी है उसको फाइल करना है ROC के साथ स्टेटमेंट ऑफ RPT रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिपाट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ फंड्स इंक्लूडिंग अगर डिविडेंड इफ एनी है तो।
तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, पहले बिजनेस ऑपरेशन का, इंडियन बिजनेस ऑपरेशन का शेड्यूल 3 के हिसाब से, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट अनेक्स चैप्टर 9 के हिसाब से, उसके बाद लेटेस्ट CFS, फिर उसके बाद फॉर्म FC3 के अंदर ये सब जमा करना है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ RPT, स्टेटमेंट ऑफ रिपार्टीशन ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ फंड। फिर इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है ये, इसके अंदर ही टाइमलाइन फॉर द फाइलिंग डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द अकाउंट्स। स्टेट डॉक्यूमेंट्स जो भी है 381 के हिसाब से डिलीवर होगा ROC को 6 महीने के अंदर ऑफ द क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ द फॉरेन कंपनी, प्रोवाइडेड ROC स्पेशल रीजन के लिए एक्सटेंड कर सकता है वो पीरियड को, नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ। ऑडिट ऑफ फॉरेन कंपनी, ऑडिट ऑफ फॉरेन कंपनी, एवरी फॉरेन कंपनी वो अपना अकाउंट्स पर्टेनिंग टू द इंडियन बिजनेस ऑपरेशन ऑडिट करवाएगा बाय प्रैक्टिसिंग CA इन इंडिया, या फिर फर्म या फिर LLP ऑफ प्रैक्टिसिंग CAs। तो प्रोविजन ऑफ चैप्टर 10 ऑडिट ऑडिटर रूल मेड देयर अंडर अप्लाई होगा मोटेटिस मोटेंडिस, मतलब मोटा मोटी वैसे ही अप्लाई होगा फॉरेन कंपनी को। और जो टाइम लिमिट थी वो 6 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, प्लस अगर कोई स्पेशल रीज़न रहेगा तो 3 महीने के लिए। फिर इसके बाद डिस्प्ले ऑफ नेम एक्सेट्रा ऑफ फॉरेन कंपनी, सेक्शन 382। डिस्प्ले ऑफ नेम एक्सेट्रा ऑफ अ फॉरेन कंपनी, एवरी कंपनी शैल पहला कॉन्स्पिक्यूअसली मतलब विजिबली एग्जिबिट करेगी आउटसाइड एवरी ऑफिस या फिर प्लेस जहाँ पे वो कैरी करती है बिजनेस इंडिया में, नेम ऑफ द कंपनी एंड द कंट्री जहाँ पे वो इनकॉर्पोरेट हुई है, इंग्लिश कैरेक्टर में, एंड ऑल्सो द कैरेक्टर ऑफ द लैंग्वेज जनरली यूज इन द लोकेलिटी इन विच द ऑफिस या फिर प्लेस सिचुएट करती है। फिर इसके बाद कॉज the name of the company and the country in which the company is incorporated to be stated in legible English characters in all business letter, billhead, letter paper, all notices, other official publication of the company. If the liability of the member of the company limited है, cause notice of the fact that is first to be stated in every such prospectus issued in all business letter, billhead, letter paper, notice, advertisement, other official publications of the company in legible English characters, and to be conspicuously exhibited on the outside of every office or place where it carry the business in India in legible character and also in legible character of the language in general use in the locality in which the office or place is situated। फिर है अपना सेक्शन 383 सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ फॉरेन कंपनी। Any process, notice or document required to be served on a foreign company shall be deemed to be sufficiently served if addressed to any person जिसका नाम एंड एड्रेस have been delivered to the registrar and left at या फिर sent by post, मतलब कि या तो हैंड डिलीवरी या तो पोस्ट टू द एड्रेस which has been so delivered to the registrar or by electronic mode। Section 384 debenture, annual return, registration of charge, books of account and their inspection। Certain provision of company act applicable to the provision of foreign companies, इसमें section 71 डिबेंचर, 92 annual return, 135 CSR, 128 books of accounts to be kept at principal place of business of India, chapter 6 registration of charge, chapter 14 inspection, inquiry, investigation, ये सब मोटेंडिस अप्लाई होंगे फॉरेन कंपनी को। Every foreign company shall prepare and file annual return in form FC4 along with prescribed fees within a period of 60 days from the last day of the financial year, मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा उसका लास्ट डे वहाँ से लेके 60 डेज के अंदर उसको फाइल करना है FC4 के अंदर एनुअल रिटर्न। फिर उसके बाद सेक्शन 385 फीस ऑफ रजिस्ट्रेशन, देयर शैल बी पेड टू द ROC फॉर रजिस्टरिंग द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय द प्रोविजन, जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगी वो। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन 386 इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स, सर्टिफाइड मतलब कि सर्टिफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर टू बी ट्रू कॉपी और अ करेक्ट ट्रांसलेशन। डायरेक्टर इन रिलेशन टू द फॉरेन कंपनी इंक्लूड करेगा एनी पर्सन इन अकॉर्डेंस विथ वोज डायरेक्शन या फिर इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी इज एक्कस्टम टू एक्ट। प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड करता है शेयर ट्रांसफ़र या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफिस। सेक्शन 387 डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर कंटेंट देयरिन। तो सेक्शन 387 सब सेक्शन 1 बोलता है प्रोस्पेक्टस टू बी डेटेड एंड साइंड। नो पर्सन शैल इशू सर्कुलेट या फिर डिस्ट्रीब्यूट इन इंडिया एनी प्रोस्पेक्टस
जो ऑफर कर रहा है टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज ऑफ अ कॉमन इनकॉर्पोरेटेड टू बी incorporate or to be incorporated outside India unless prospectus is dated and signed. मतलब जब तक prospectus dated और साइन नहीं होगा तब तक कोई भी पर्सन इशू सर्कुलेट ये सब नहीं करेगा, ऑफर करेगा नहीं ऑफर करेगा सब्सक्राइब करने के लिए सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। और ये सब कंटेन करेगा पर्टिकुलर ऑफ द फॉलोइंग मैटर, नेमली पहला इंस्ट्रूमेंट कंस्टिट्यूटिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, इनैक्टमेंट और प्रोविजन by or under the incorporation of the company was effected, मतलब एक्ट अंडर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। फर्स्ट जो कंस्टिट्यूशन ऑफ कंपनी था उसके लिए एग्जांपल MOA AOA हो सकता है। फिर अपना सेकेंड एक्ट अंडर विच द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड मतलब इनैक्टमेंट प्रोविजन। फिर उसके बाद एड्रेस इन इंडिया जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट इनैक्टमेंट और प्रोविजन और कॉपी देयर ऑफ द सेम आर नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसकी सर्टिफाइड ट्रांसलेशन देयर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में इंस्पेक्ट कैन बी इंस्पेक्टेड। फिर डेट जहाँ पे डेट एंड कंट्री जहाँ पे कंपनी वुड बी और वॉज इनकॉर्पोरेटेड एंड वेदर। फोर्थ पॉइंट डेट ऑन विच एंड द कंट्री इन विच द कंपनी वुड बी और वॉज इनकॉर्पोरेटेड वो आएगा। वेदर द कंपनी जो स्टेब्लिश हुई थी एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया और द एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस इन इंडिया। फिर उसके बाद सेकेंड उसको स्टेट करना है, मतलब उसको बताना है स्टेट्स द मैटर specified under section 26 prospectus not applicable in case of prospectus issued more than 2 years after the date at which the company is entitled to commence business। फिर उसके बाद 387 no waiver of compliance in prospectus। अगर ऐसी कोई कंडीशन है एनी कंडीशन इन द prospectus which provide that application shall be assumed to have been waived off compliance, that is even if company does not follow legal provision no consequences, or applicant shall be assumed to have knowledge of document not referred in the prospectus shall be void। अगर ऐसा कुछ है जहाँ पे लिखा है कि ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि कंप्लायंस वेव ऑफ है, या फिर ऐसा कि प्रोस्पेक्टस का जो डॉक्यूमेंट्स है जो चीज़ प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं किया अगर एज्यूम किया जा रहा है कि एप्लीकेंट को वो भी पता होगा तो ये सब पहले से वॉइड होगा। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ये 387(3) फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर द सिक्योरिटी टू बी इशूड अलॉन्ग विद द प्रोस्पेक्टस। नो पर्सन कैन इशू टू एनी पर्सन इन इंडिया अ फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटी अ फॉरेन कंपनी अनलेस वो इशूड है विद द प्रोस्पेक्टस, लेकिन उसका एक्सेप्शन है इफ इट इज शोन इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन वॉज इशूड इन द कनेक्शन विद बोनाफाइड इन्विटेशन to a person to enter into an underwriting agreement with the respective securities। फिर इसके बाद एक्सेप्शन 387(4) के अंदर फिर से जो प्रोविजन ऑफ 387 है वो अप्लाई नहीं होगा टू शैल नॉट अप्लाई टू द इशू ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर या फिर डिबेंचर होल्डर, मतलब राइट इशू ऑफ अ कंपनी ऑफ अ प्रोस्पेक्टस और फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन रिलेटिंग टू द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी वेदर एप्लीकेंट जो है for the security will or will not have a right to renounce in favor of other person। और फिर सेकेंड पॉइंट FP of same class of security, मतलब कि except in so far as it requires the prospectus to be dated to the issue of a prospectus relating to the security जो which are to be in all respect uniform रहेंगे with security previously issued for the time being dealt in or quoted ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। मतलब FPO या फिर FP ऑफ सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटी अगर करेंगे तो उसको इन लोगों ने इतना बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। और इसका ये था कि फॉलोइंग इशूज शैल नॉट रिक्वायर अ प्रोस्पेक्टस, मतलब एक्सेप्शन यानी वही है जो भी प्रोस्पेक्टस के बारे में बोला है इसमें ये दोनों पॉइंट पे वो प्रोस्पेक्टस अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 388 एक्सपर्ट्स कंसेंट। नो पर्सन शैल इशू सर्कुलेट या फिर डिस्ट्रीब्यूट एनी प्रोस्पेक्टस जो ऑफर करे सब्सक्रिप्शन इन द सिक्योरिटी ऑफ अ कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई है और टू बी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। पहला इफ़ द प्रोस्पेक्टस इंक्लूड करता है स्टेटमेंट परपटिंग टू बी मेड बाय द एक्सपर्ट लेकिन ही हैज़ नॉट गिवन और एज बिफोर द डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर द रजिस्ट्रेशन उसने विड्रॉ कर लिया अपनी कंसेंट को टू द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। और second point, if the prospectus does not have the effect making all the person concerned bound by all the provision of section 33 issue of application of form of securities and section 40 security to be dealt within stock exchange so far as applicable। For the purpose of this section a statement shall be deemed to be included
in a prospectus if it is contained in any report or memorandum appearing in the face thereof or by reference incorporated therein the issue with जो भी है वैसा लिखा। इसका मतलब है कि इस सेक्शन के लिए जो स्टेटमेंट है उसको मान लिया जाएगा कि उसके अंदर प्रोस्पेक्टस है। सेक्शन 389 रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस टू बी फाइल्ड विथ ROC। No person shall issue, circulate या फिर distribute in India prospectus unless before the issue, circulation, distribution of the prospectus in India, पहला a copy certified by the chairperson and two director of the company as having been approved by the resolution of the managing body has been delivered to the ROC and the prospectus state करता है on the face that a copy has been delivered and there is attached to the copy any consent to the issue of the prospectus as per section 388 and such document as may be prescribed. The following documents shall be annexed to the prospectus, namely पहला consent of the issue of prospectus जो कि expert ने दी है, copy of the contract for the appointment of managing director या फिर manager and in case of contract not reduced into writing तो फिर memorandum giving full particulars thereof। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉपी ऑफ अदर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बट एंटर्ड विद इन द प्रीसीडिंग 2 years। फिर कॉपी ऑफ अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। नेक्स्ट कॉपी ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब रिटर्न एजेंसी एग्रीमेंट इफ प्रोस्पेक्टस इज सेंड थ्रू ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ डायरेक्टर्स। फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है IDR इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट सेक्शन 390। IDR means the instrument in the form of depository receipt जो created है by domestic depository in India and authorized by a company incorporated outside India making an issue of such depository receipt. CG shall make rule for the issue and transfer of IDR. No company जो incorporated or to be incorporated outside India shall make an issue of deposit receipt मतलब जो outside India incorporate होने वाली हो चुकी है वो IDR को नहीं करेगा अनलेस वो कंप्लाई करता है विद द कंडीशन जो FC एंड सभी रूल्स बताते हैं वो सारी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन्फोर्स। फॉरेन कंपनी में विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द RBI मर्ज हो सकता है इनटू अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। फिर सेक्शन 34 to 36 एंड चैप्टर 10 ऑफ फॉरेन कंपनीज ये है सेक्शन 391। तो इसका एप्लीकेशन 34 to 36 shall mutandis apply to the issue of prospectus of issue of IDR. Chapter 20 chapter on winding up shall apply mutandis for the closure of business and winding up of foreign companies। फिर उसके बाद आता है पनिशमेंट 392 के अंदर विदाउट प्रेजुडिस ऑफ द प्रोविजन ऑफ 391 अगर फॉरेन कंपनी कॉन्ट्रावेन करती है प्रोविजन ऑफ 22 चैप्टर 22 तो उसको फाइन रहेगा नॉट लेस देन 1 लाख जो एक्सटेंड हो सकता है 3 लाख तक एंड 50,000 एवरी डे और अगर ऑफिसर है तो 20,000 मिनिमम एंड मैक्सिमम 5 लाख। फिर वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 393 तो वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन फॉरेन कंपनी एंड एनी अदर पर्सन अगर हुआ है तो इवन इफ फॉरेन कंपनी फेल टू कंप्लाई विद द एक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट रिमेन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वैलिड ही रहेगा। थर्ड पार्टी सू कर सकती है फॉरेन कंपनी को लेकिन फॉरेन कंपनी कैन नॉट सू अदर पर्सन डिस्पाइट फॉलिंग टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर वैलिडिटी ऑफ एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग ट्रांजेक्शन entered into by the company or its liability to be sued in respect thereof shall remain unaffected. However, company shall not कंपनी entitled नहीं होगी to bring any suit claim या फिर set up any counter claim or institute any legal proceeding in respect of such contract dealing or transactions। तो यहाँ पे अपना चैप्टर 11 ख़त्म होता है और मैं इस बात पे एंड करूँगा कि बस गिव अप मत कर यार, इतना कर रहा है, इतना पढ़ रहा है तो गिव अप मत कर। मुश्किल है, आलस बहुत आता है लेकिन ठीक है अभी हो जाएगा। वापस पढ़ना मुश्किल है पर कोई बात नहीं, यू कैन डू इट। ऑल द बेस्ट, तू कर लेगा।